वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में ज्वाइन किया जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। सर वेलकम टू द शो। जनरल साहब, पहला आपसे सवाल यह है कि मरीम नवाज साहिबा ने आज एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी फ़ौज के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हूँ अगर इमरान खान को उनकी हुकूमत को घर भेज दिया जाए। बड़ा एक यूनिक किस्म का मैं इसको कहूँगा एक इंटरव्यू है जो मरीम नवाज साहिबा ने दिया है। उसको अभी हम समझ रहे हैं, मुख्तलिफ इसकी ट्रांसलेशंस जो हैं वो निकल रही हैं। थोड़ा आप हमें अपने पर्सपेक्टिव से बताइएगा, फ़ौज के पर्सपेक्टिव से बताइएगा कि क्या इस इंटरव्यू में आपको लगता नहीं कि उन्होंने एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की है जैसे मुस्लिम लीग नून एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो एक पावर है और फ़ौज शायद इस वक्त बिल्कुल इंतज़ार कर रही है कि मरीम नवाज साहिबा किसी किस्म का सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो हमारे लिए रखें, पैदा करें, तो ताकि वो हमारे तक टेबल तक आएँ और बैठ के बात हों। जबकि उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मेरे जो साथी हैं उनसे रब्ता बार बार इस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश कर रही है। आप थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि ऐसा आपके ख्याल से हो सकता है, नहीं हो सकता, उनका बयानिया ठीक है, दुरुस्त है, ये तासुर दुरुस्त है या गलत है? देखिए, ये पहली दफा नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि गलत बयानी एक वतीरा है जो इख्तियार किया जाता है, और ख़ास तौर पे मियां राशिद साहब का और मरीम बीबी का ये तो एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये साबित हो चुका है इस चीज़ से। तो इसलिए उनके बयान पे मैं कम से कम ये नहीं कह सकता कि उन्होंने जो कुछ कहा है इस हद तक कि भाई इस्टेब्लिशमेंट उनसे रब्ता कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट का मसला क्या है, क्यों रब्ता करेगी उनसे? इस्टेब्लिशमेंट इसको तकलीफ में है, मुश्किल में है कि नून लीग के बगैर शायद इस्टेब्लिशमेंट का मसला बन जाएगा। देखिए वो गेम क्या खेल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा जी कि हम फौज से, मियां साहब ने फौज से बात नहीं होगी। पहले फौज की मेहनत करते रहे, लोग जाते रहे, इनके मिलते रहे, बात नहीं होगी इनसे। अब जब उन्होंने किस तरह एक एक्सट्रीम किस्म की पोजिशन लेके उनका ये इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि हम फौज कितना दबा दिया हमने, उसके बाद प्रेशर में आ गई है फौज कि अब फौज का हमारे बगैर गुजारा नहीं, हमसे बगैर बात किए बगैर ही चलेगी नहीं, इमरान खान को घर भेज दीजिए, हम ही हैं सिर्फ जो रह गए हैं बीच में। मसला कुछ और है, क्योंकि ये तो ना जमहूरियत का मसला है, ना ही अवामी हकूक का मसला है, और ना ही कोई ऐसा मसला है जिससे पाकिस्तान के अलावा और कोई डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान इससे इफेक्ट हो रहा है कि ये जिस तरीके से सियासी अबतरी फैलाई जा रही है और ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में कोई निज़ाम किसी किस्म का है नहीं है, तो वो एक इनका एक ओवरऑल बयानिया है जिसके बीच में उन्होंने ये कहा है कि फौज ही सब कुछ करती है, फौज ही से हम बात करेंगे, फौज ही से मामला तय करेंगे। अब देखिए एक्सट्रीम बयानिया है इनके दोनों तरफ ये, और इन दोनों में एक्चुअली जो मैं इसको देख रहा हूँ इसे क्राई फॉर हेल्प। और एक और चीज भी मैं हमारे एक बड़े मशहूर कमेंटेटर उनकी बात सुन रहा था मैं, तो उन्होंने कहा जी कि मछली पानी के बगैर बाहर नहीं रह सकती ज्यादा। अब इसके कई मानी हो सकते हैं, एक तो इक़्तिदार से बाहर हैं, ये समझते हैं कि मुश्किल में होंगे। दूसरा, जिस तरीके से मुख्तलिफ केसेस आहिस्ता स्लो हैं लेकिन अपने अपने मंतकी इंजाम तक पहुंच रहे हैं, तो ये सबके लिए मुश्किल होता जा रहा है कि भाई इससे निकलेंगे कैसे। वो केसेस तो कोर्ट डिसाइड कर रही है, और जब कोर्ट डिसाइड कर लेती है फिर कोर्ट में ही निकलेगा बात उसमें ना तो फौज कुछ कर सकती है ना हुकूमत कुछ कर सकती है। तो इसलिए ये एक बंद गली में अपने आप को लाने के बाद ये क्राई फॉर हेल्प है उनकी। इस्टेब्लिशमेंट मेरा नहीं ख्याल, और मैं ये समझता नहीं कि उन्होंने किया हो, क्योंकि कोई ऐसी मजबूरी इस्टेब्लिशमेंट की नजर नहीं आ रही मुझे। ठीक है, ये जानबूझ के तासुर दिया जा रहा है कि फौज अंडर प्रेशर है, घबरा गई है। फौज क्यों घबराएगी भाई? फौज ने क्या होगा, फौज ने किया क्या है? जहां एक मसला नजर आया फौज ने फौरन वो दो अफसरों को इस हद तक के भी फटाफट सजा दे दी। हम लोग बहुत सारे लोग इस चीज के खिलाफ थे कि सजा नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन हुआ, फौज ने किया ही है। इसलिए ऐसा मेरे नहीं ख्याल कि ऐसा कोई प्रेशर है या ऐसा कोई मसला है या किसी को जरूरत है कि नून लीग से कांटेक्ट करे। नून लीग अलबत्ता कांटेक्ट कर रही है ये कहा जा सकता है, क्योंकि मैं खुद जाती तौर पर कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन जो इनकी तारीख है और थोड़ा बहुत जो हमने भी देखा है इनको कि ये जितना ऊपर से बात करते हैं अंदरूनी खाना कहीं ना कहीं से ये अपने जो लिंक्स हैं इनके रहते हैं बीच में। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन के हवाले से कुछ बात करते हैं, उसका जिक्र आज उनके इंटरव्यू में भी हुआ। मरियम ही कहती हैं कि आर्मी चीफ साहब को जो हमने एक्सटेंशन दी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनको एक्सटेंशन दी, इस एक्सटेंशन में हम पर बहुत सारे प्रेशर्स थे। उन्होंने उसका जिक्र किया, जज अरशद मलिक साहब का जिक्र किया, फिर उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जिक्र किया उन्होंने, फिर उन्होंने डॉन लीग्स का जो है स्पेसिफिकली मैं मेंशन करना चाहूँगा उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि डॉन लीग्स ऐसे अगर हम एक्सटेंशन ना देते तो फिर ऐसे झूठे मुकदमात हैं जो बना दिए जाते हैं। अब डॉन लीग्स का जो मामला है, इस मामले में इन्होंने खुद अभी मैंने नून लीग के एक हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे, उनसे मैंने सवाल किया, उन्होंने जवाब देने की कोशिश की
کہ ڈان لیکس کے معاملے میں انکوائری ایک کمیٹی بنتی ہے, اس انکوائری رپورٹ کے آ جانے کے نتیجے میں آپ اس وقت پرویز رشید صاحب کو بلی کا بکرا بنا دیتے ہیں اور ان کو برطرف کر دیتے ہیں اور ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو اگر تو وہ جھوٹ تھا تو یہ کیوں کیا گیا, اور اگر وہ جھوٹ نہیں تھا تو آپ انڈر پریشر تب آ گئے اور اب نہیں آ رہے؟ تو یعنی ان دونوں سٹیٹمنٹس کے اندر تضاد ہے جو وہ آج کہہ رہی ہیں اور جو اس دن پاکستان مسلم لیگ نون نے کی. آپ کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں اس کو, کیسے ریبٹل کرتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے اب یہ چونکہ بہت سے قیاس آرائیاں اس میں چل رہی ہیں, تو لیکن مجھے کم از کم میری حد تک جو ہماری سوچ ہے یا جیسے ہم دیکھتے ہیں, جو میرا اپنا تجزیہ ہے, اس میں ہائیسٹ لیول نون لیگ کی جو پارٹی کے انوالومنٹ اس سے بغیر ہی ہو سکتا نہیں تھا جو بھی ہوا ہے سارا کچھ, اور یہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تھا. اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے 2-3 ایسے موقع آئے ہیں کہ ایک دفعہ تو ملتان میں ملا کے بڑے زبردست انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں پاکستان کو پھر دوبارہ بمبئی میں پھنسانے کی کوشش کی. اور ٹرکی سے آتے ہوئے نواز شریف صاحب نے ایئرپورٹ پہ بڑا معنی خیز طریقے سے کہا کہ بھئی اب بند کرنا چاہیے, ہمیں ان کے خلاف سازشیں کرنا. مطلب یہ اپنے ہی جو انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کے خلاف FIR درج کرنے میں, تو یہ ان کی ایک سازش تھی جس کی اب کوشش کی جا رہی ہے انڈر پریشر لیا جائے. اور ڈان لیکس واقعی ایک حقیقت تھی, اگر وہ نہ ہوتی تو یہ نہ تو اس کو سزا دیتے. اس وقت جب ایک دفعہ DISPR نے ٹویٹ بھی کیا ریجیکٹڈ, بعد میں جب چیف آرمی اسٹاف نے ان سے ملاقات کی اور معاملات تھوڑے ٹھنڈے ہوئے, اس وقت ان کے پاس موقع تھا تو یہ اپنا سٹینڈ لیتے. لیکن سٹینڈ لینا بڑی دور کی بات ہے. سٹینڈ وہ لے سکتا ہے جس کا اپنا دامن صاف ہو, جس کی سوچ اپنی کلیئر ہو, جو پاکستان کے بارے میں سوچا ہو. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ان کی ان باتوں میں آنے کی کوئی ایسی ضرورت بھی ہے یا پریشان ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک تو ہمارا کلچر یہ بن گیا ہے کہ ہم مختلف قسم کے جو اپنے ایک بیانیہ ترتیب دی ہے اس کے مطابق مختلف سٹوریز مختلف جگہ سے یہ اوریجنیٹ ہوتی رہتی ہیں, بات کرتے رہتے ہیں. اس لیے اب چونکہ فوج تو ڈائریکٹلی آ کے اس کا جواب نہیں دے گی. ایک دفعہ جب انہوں نے کہا تھا تو DISPR نے پھر آ کے باضابطہ بیان دے دیا تھا کہ زبیر صاحب آئے تھے, ان کا کہنا کیا تھا اور آگے سے جواب کا ملا. تو اب وہ بار بار اس بات میں فوج بھی نہیں آنا چاہتی, اور یہ جان بوجھ کر دیکھیے بار بار یہ تاثر دے رہے ہیں کہ فوج ہی سب کچھ کر رہی ہے, فوج ہی سارا کچھ کر رہی ہے. یعنی پاناما لیکس بھی فوج نے کیا, عدالتیں بھی فوج کی تھیں, وہاں پہ چیف جسٹس بھی فوج نے بٹھائے ہوئے تھے. تو یہ سارا کچھ ایک خاص مقصد کے تحت ہو رہا ہے تاکہ اگر کسی سٹیج پہ جو بات ہوتی ہے تو یہ یا پولیٹیکل اسائلم کی بات ہو یا اگر کیسز کے فیصلے ہوتے ہیں تو کہا جائے کہ دیکھیے ہم تو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ افواج پاکستان نہیں کر رہی ہیں, ہمارے ساتھ دشمنی ہے اور ہمیں جان بوجھ کر اس کا نشانہ بنایا گیا ہے, یہ سزائیں ساری غلط ہیں. وہ جو مین ایشوز ہیں وہ ان کے اوپر تہ درتا ہے, وہ اس قدر پروپیگنڈا کی لہریں وہ لیس بٹھائی جا رہی ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے مین ایشو ہو جو لوگ کے رہ جائے. اچھا سر یہ بتائیں جنرل صاحب کہ جو اس حد تک یہ نون لیگ آ چکی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کھل کر جو ہے وہ فوج کا ذکر جو ہے وہ کر رہے ہیں, اداروں سے بڑھ کے اب کرداروں کا ذکر کر رہے ہیں, کیا ایسی وجہ ہے, کہاں سے اتنا ان کو اندر کرے جا رہا ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے جب سب کچھ ایک دفعہ دیکھتے ہیں آپ کہ آپ کے پاس اور there is nothing else to lose, آپ اس جگہ ایسے بند گلی میں آ کے پھنس گئے ہیں کہ اس کے بعد آپ کے ساتھ کچھ ہو نہیں سکتا, تو آپ ابھی اور کیا کریں گے؟ آپ اس کو آپ کے پاس اپنا کوئی جائز کریڈیبل دفاع نہیں ہے, عوام کی وہ پذیرائی نہیں ہے جو ان کا خیال یہ تھا کہ ہوگی ان کی. اس لیے انہوں نے اس قسم کے اس پہ جو کاؤنٹر اٹیک پہ آئے ہوئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کے شاید اس کاؤنٹر اٹیک سے ہماری سکسیسفل ہوئی. دیکھیے یہ کوئی بے معنی نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات اکنامیکلی اگر تھوڑا سا بھی اگر بہتر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, جو رپورٹس آ رہی ہیں لگتا یوں ہے کہ شاید حالات بہتری کی طرف چل پڑے ہیں, حالانکہ عام آدمی کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. اگر یہ سیاسی اپگریڈ ہے, اکنامکلی ہم ڈاؤن رہیں, تو پاکستان کو سکویز کرنے کے لیے جو ہماری طاقتیں اس خطے میں اپنے آپ کو قدم جمانے کے لیے مضبوطی سے اپنے آپ کو یہاں مستحکم کرنا چاہتی ہیں, ان کے لیے سنہری موقع ہوگا. کل بھی کہیں بات ہو رہی تھی, میں نے کہا جو بائیڈن کو اس سے بہتر پاکستان کیا چاہیے ہوگا. نہ پاکستان کی اکنامیکلی ہم ڈیولپ ہونے کی کوشش میں مصروف ہو نہیں رہا ہمارے سے, سیاسی ابتری ہماری ہے. مودی صاحب ہر طرف سے اپنے معاہدات کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں. پاکستان کے جو تانا بانا ہونا جا رہا ہے تو پاکستان کو بھی سکویز کرنے کے لیے ان کو آسانی رہے گی اس میں. اس لیے یہ بے معنی نہیں ہے ساری چیزیں. اور یہ جو ہم بار بار ہی کہتے ہیں نا کانسپریسی تھیوری, یہ پاکستان میں ہوا ہے. اب جب یہ NRO کا جب فائنلی پتہ چلا تو پتہ چلا جی کہ کونڈولیزا رائس نے سارا کچھ مل کے کام کیا ان کے ساتھ. تو یہ انفارچونیٹلی ہمارے جو سو کالڈ
लीडरशिप है और इसमें बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं। हम अभी भी पाकिस्तान के अंदर जड़ें करके नहीं खड़े होना चाहते। इसमें पाकिस्तान के अंदर इस शख्स की जड़ें होंगी जो मजबूत होगा, पाकिस्तान के अवाम के जो है उसके साथ होंगे, उसको ना तो फौज कुछ कर सकती है ना कुछ और कुछ बंदा कर सकता है। ठीक है। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे ये बताइएगा जनरल साहब कि आपने रिजेक्टेड का भी जिक्र किया, एक रिजेक्टेड नून लीग की तरफ से भी आया और वो है कराची के हवाले से जो पुलिस का मसला सारा हुआ था। सिंध पुलिस का एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो बनी आर्मी चीफ साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, कोर कमांडर ने उसको हेड किया और आपके सामने ही है कि इसके ऊपर 2 अफसरान जो है उनको उनके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया GHQ के अंदर। इसको उन्होंने रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहिए और ये भी उन्होंने कहा है कि इसको पब्लिक करने के साथ साथ इस पर मज़ीद वजाहत आनी चाहिए, वजाहत देनी चाहिए कि ये सारा हुआ क्या मामला और किन लोगों को जो है वो बरतरफ किया गया, उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, वो कहां तक पहुंची है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जो आपसे कह रहा था ना कि ये मेन इशू क्या था, इसमें कायद-ए-आज़म के मज़ार की बेहुरमती हुई, सारी दुनिया ने देखी, सारी कौम में एक शदीद इज़्तिराब था। वो जो एक इशू था उसको सारा दबा दिया गया है। इसको दबाने के लिए और आगे से आगे चल रहा है काम। मैं ये नहीं कह रहा कि फौजी अफसरों को सजा दी गई तो गलत है या सही है, मेरा अपना नुक्ता नजर लहजा है इससे। लेकिन जो मेन इशू है उस पर बात हुई, किसी ने बात की, नवाज शरीफ ने बात की, मरीम ने बात की, वो तो सारे जस्टिफाई कर रहे हैं इसको। अब उनसे और फिर ये जो जिसका नवाज शरीफ है, इज कन्विक्टेड क्रिमिनल बाय पाकिस्तान कोर्ट्स, मैंने तो नहीं कहा उसको, इज अ वांटेड मैन इन पाकिस्तान। वो वहां पे बैठ के जो मर्जी बात करता रहे कि हम सारी उसकी बातें मानना शुरू कर देंगे। मेरा ख्याल है कि हमारे लिए भी ये सोचना चाहिए कि जो हमारी अदालती निज़ाम जो आला तरीन पाकिस्तान की अदालत है, जो अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान में फैसला करने वाले लोग हैं यहाँ पर, अगर वो फैसला दे देते हैं ये, तो आप अगर उसको मानने नहीं मान रहे इसलिए कि आप बाहर बैठे बात कर रहे हैं, या जहाँ से हम मुख्तलिफ राइट एंड लेफ्ट तरीके से हम थोड़ा सा ये बात करते रहते हैं, तो आप ये बताइएगा कि क्या हम उनकी बात मान लें, अपनी अदालतों को मान लें? मुझे तो समझ नहीं आती कि हम क्यों इसके लिए बात चल रहे हैं। ये बताएं सर कि ये सारा एक पॉलिटिकल जो सिनेरियो क्रिएटेड है काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है। नेशनल डायलॉग की बैठ के बात करने की तमाम स्टेक होल्डर्स को, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो ज़ाहिर एक दूसरे की नज़र में बुरे भी होंगे और अच्छे भी होंगे, इनको इस वक्त बैठ के बात करने की कितनी ज़रूरत है? क्योंकि इसका नुकसान, इसका अजाला आम बंदा जो आम शहरी है वो भुगत रहा है, क्योंकि उस पर तवज्जो किसी की नहीं है। हुकूमत भी इन्हीं के पीछे और इन्हीं को रिबटल करने में लगी हुई है, अपनी पॉलिसीज़ और अपनी चीज़ों को बेहतर करने में हम कोई खातिर खा चीज़ या बेहतरी नहीं देख रहे। किस तरह मुमकिन होगा कि हम बैठें और बात करें, मसले को सॉल्व करें और बेहतरी की जाने पड़े? देखिए जी, मैं तो पहले दिन से इस बात का हामी रहा हूँ, और जमहूरियत में खूबसूरती यही है कि बातचीत जारी रहती है ये, और बातचीत जारी रखने के लिए मेन जो आपके पास एक इदारा आपका है, जिसको जो हमारी तमाम सियासी लीडरशिप, चाहे वो PDM का प्लेटफॉर्म है चाहे वो हुकूमत का प्लेटफॉर्म है, वो सारे उसको टोटली नजरअंदाज कर रहे हैं। वो सिर्फ एक निशस्तन और गुफ्तगू और बर्खास्तन का रह गया। हमारी जो कौमी असम्बली है, हमारी जो सेनेट है, ये किस लिए हमने उनको इलेक्ट करके वहां पे भेजा है? उनको क्यों नहीं हम बीच में वार करें? बात अगर होगी, पायदार होगी, फैसले होंगे तो पार्लियामेंट से आएंगे या हमारे अदालती निजाम से फैसले आएंगे, तो ही बात बनेगी। आगे बात करने की जरूरत है, मैं एग्री करता हूं इससे, लेकिन बात आप वो करें जो आपके जो पाकिस्तान की इज्तिमाई दानिश जहां पे बैठी हुई है, एक तो उनको आजाद करें, वरना फिर भी आप देखते हैं कि 3 या 4-5 शख्सियात हैं, वो ही कंट्रोल कर रही हैं, सब उन्हीं की मर्जी सारी चलती है। हमारे कायद ने ये कह दिया, उसके कायद ने ये कह दिया, तो हमारे जो कायद हैं दाएं बाएं लेफ्ट फैसले तो वो कर, अवाम को फैसला तब करने दिया जाएगा जिस दिन मेरी नेशनल असम्बली आजाद होकर बैठेगी। आप उसको आजाद कीजिए, उनको बात करने दीजिए। मेरा अपना ख्याल ये है, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है। और हाँ, अगर ये इशूज के बेसलाइन सेट करना चाहते हैं, उससे मेरा अपना ख्याल है कि जो सदर ममलकत है हमारे पाकिस्तान की, हमारी वफाक की अलामत है, नेचुरली एक पार्टी इलेक्ट करती है उनको, पार्टी के होते हैं, लेकिन एज जो है फेडरेशन के सबसे आला तरीन ओहदे पर वो फाइज हैं। हमें उनसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि भाई आप आइए, बात कीजिए, बात करें कि क्या है। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि बातचीत से पहले शराइत रख दी जाएगी, पहले हुकूमत ये क्या कहते हैं, ये हुकूमत खत्म की जाए या फिर हमारे केसेस खत्म किए जाए, फिर हम बात करेंगे। तो ऐसी शराइत में बातचीत तो नहीं होती ना। सियासी मामलात को सियासी तरीके से हल करें। ये जो जुर्म है, इसको सियासत में लाकर अपनी सियासत से जुर्म छुपाने की जो कोशिश है या इसको ऊपर पत्थर डालने की कोशिश है, क्या वो किसी तरफ से भी हो रही है। ये ना सिर्फ ये कि मुल्क के लिए जहर कातिल है, बल्कि हम अपनी आने वाली नस्लों को सही बात नहीं बता रहे। ठीक है।
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب موجود تھے. آپ کے وقت کا پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کی جانب بڑھتے ہیں.